वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव। लास्ट डे हमने एक टॉपिक जो फिनिश किया था सेल्फ इंडक्टेंस, उससे आगे बढ़ेंगे। आज म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आ गए, अन्योन्य प्रेरण पे आज आ गए और आज ये एंड गेम होगा। हम कोशिश यही करेंगे कि आज इसको उड़ा दें, आज इसको निपटा दें बढ़िया लेवल से। म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण, किस तरीके से हम दूसरे को देख के अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं, बात करूंगा मैं। फील कराऊंगा, विजुअल इफेक्ट के साथ में भी हम बात करेंगे कि कैसे करंट अपोज करता है, कैसे करंट फ्लो करता है, और एक एक सवाल आप तक पहुंचाऊंगा। इससे पहले इसके 3 लेक्चर हमारे यहाँ पे हो चुके हैं जो हमने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने उनमें से कोई भी लेक्चर मिस किया है तो उसको जरूर से क्लास के बाद में देखिएगा, अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। जो आर्मी मेरी कमेंट बॉक्स में पहुंच चुकी है, एक बार जय हिंद कमेंट सेशन में लिख दें। और क्लास को अगर लगे 0.1% भी यार पूरा डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, शेयर जरूर कर देना क्लास को। एक शेयर, केवल एक शेयर अपने ग्रुप में कहीं पर भी कर दें, जरूर करें। और ये मेरी आवाज़ आपके दिल तक जरूर पहुंचनी चाहिए कि क्लास को शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे अपना ये लेक्चर नंबर बच्चा रहेगा आज का 104, यानी 104 नंबर का लेक्चर है बच्चा, सिलेक्शन बेच का। बहुत सारे बच्चों ने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत सारे बच्चों ने, जो नए बच्चे जुड़े हैं पहले टॉपिक से स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, जो बच्चे इधर नहीं कर पा रहे हैं वो बच्चे प्लस पे चले गए क्लास को रेगुलर कंटिन्यू करने के लिए। बाकी बहुत सारे बच्चों ने इधर भी स्टार्ट कर दिया पहले टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन से। और यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर आपका 104 है, ये हमारी क्लास की टाइमिंग है। और वही टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI पार्ट 4, यानी आज हम इसको फिनिश कर देंगे, इसका एंड गेम। ये हमारी टीम RS सर, जिसके लिए हम जब कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ते हैं तो पढ़ के दिल खुश हो जाता है। मतलब वो कहते हैं ना, गार्डन गार्डन हो जाता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। यही आपका प्यार और सपोर्ट है दिन रात, है ना। उठते हैं सोते हैं तो बस यही कि क्लास कौन सी कब कैसे लेनी है, यही रहती है। और ये आपका प्यार है जो हमें इस तरीके से बांधे रखता है आपके साथ में। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि अनअकैडमी पे मेरी टॉप 3000 की एक सीरीज चल रही है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद में जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो वहां पे आपको एक कोड डाल देना है, RS सर लाइव। स्पेशल क्लास में भी कैपिटल लेटर में RS सर लाइव, आपको स्पेशल क्लास के लिए भी कोड डालना होता है हमारी क्लासेज के लिए, और प्लस के लिए भी। अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे जाके फॉलो करिए प्रोफाइल पे। उसके बाद में आप ये कैटेगरी सेलेक्ट करिए, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद में आप 1 मंथ 3 मंथ नहीं, या तो 6 मंथ या 12 मंथ। कोई बच्चा केवल इसी फरवरी वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है तो फिर वो 3 मंथ के लिए भी जा सकता है। 19 तारीख से मेरा एक प्लस कोर्स आ रहा है, 19 दिसंबर से, जो आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा टॉपिक वाइज। पहले टॉपिक से स्टार्ट होगा, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो अनअकैडमी प्लस पे मेरा प्रैक्टिस कोर्स जो 0 लेवल से स्टार्ट है, यूनिट एंड डायमेंशन से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये टीम RS सर हमारा टेलीग्राम चैनल है। 25,000 प्लस बच्चे ऑलरेडी उस पर ज्वाइन है। ठीक है, 25,000 प्लस बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है। यहाँ पे हमारी क्लासेस की अपडेट आपको मिलती रहती है। अगर मैं बात करूँ आज के टॉपिक की तो फुल डेडिकेशन, फुल जोश। मैंने कहा था आपको एक बात है, लोग आते हैं जाते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन जो बच्चा रुक गया, जो टिक गया, और वही टिकेगा जिसको अपना गोल दिखता है, जिसने अपना गोल डिसाइड किया है। लोग अक्सर अपने गोल बदलते रहते हैं, ये नहीं कि उस गोल तक पहुंचने का मेथड चेंज करूं, नहीं, आप गोल ही बदल देंगी, वो बहुत बड़ी गलती होगी। तो इसीलिए जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं रेगुलर रूटीन के साथ में, क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास को अगर शेयर नहीं किया, फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्लास को जरूर से शेयर कर दे अपने ग्रुप में। ठीक है, फुल डेडिकेशन के साथ, फुल जोश के साथ में मैं क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और अब पूरा फोकस मुझे बच्चों का स्क्रीन पर चाहिए। बच्चा फील करना फुल जोश के साथ में। और वॉइस की मैं बात पहले क्लियर कर दूं, आई थिंक वॉइस वैसे क्लियर होगा। वॉइस थोड़ा मेरा कम है, किसी बच्चे को लगे कि जोश में कमी है, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू चल रहा है, कुछ मेडिसिन मेरी चल रही है जो रेगुलर चलेगी काफ़ी दिन तक, तब जाके रिलीफ मिलेगा। तो थोड़ा सा मैंने वॉइस कम करके रखा हुआ है। बाकी कंटेंट, कंसेप्ट, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आके खड़े होंगे तो उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण। अरे भाई, आपके बड़े भैया हैं एयरफोर्स में, नेवी में है, NDA में है जी, आपके बड़े भैया, उनको देख के खुद को मोटिवेशन आता है, यार भैया NDA में ज्वाइन कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। उसको देख के विराट कोहली इतना अच्छा खेल सकता है, मैं क्यों नहीं खेल सकता।
वो बच्चा सिलेक्शन ले सकता है, मैं क्यों नहीं ले सकता? दूसरे को देख के खुद मोटिवेट हो, 2 4 5 न्यूटन इधर पीछे चिपका के देखें, अपने आप के मोटिवेशन आएगा, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी सिलेक्शन ले सकता हूँ, मैं भी अपना गोल अचीव कर सकता हूँ। दूसरे को देख के खुद मोटिवेट होता है, इससे अपन डिफाइन करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण, अन्य के द्वारा प्रेरण। समझ रहे होंगे मेरी बात? तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपको एक कोइल नजर आ रही है बच्चा, इस पे ये एक एसी सोर्स है, ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस है, और इधर से करंट इधर जा रहा है, ये एक कोइल है बच्चा। जब इसमें अपन करंट फ्लो करेंगे इस कोइल में, तो आप मुझे बताओ, जब इसमें मैं आई करंट फ्लो करूंगा बच्चा, और जब आई करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा, करंट चेंज करूंगा, तो सवाल मेरा आपसे, आप मुझे बताइए, जब मैं ये करंट चेंज करूंगा तो बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा क्या? सर जरूर उत्पन्न होगा। तो क्या इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा? सर जरूर होगा। अगर करंट बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से फ्लक्स में चेंज होगा? सर जरूर होगा। तो क्या इसके फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसके पास में रखी हुई किसी कोइल से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपको नजर आती है, क्या उसमें परिवर्तन होगा? सर जरूर होगा। यानी इसके फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसके पास रखी कोइल में फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और हमें यह पता है कि अगर किसी कोइल से गुजरने वाले फ्लक्स में अगर चेंज होता है, अगर परिवर्तन होता है, तो उस कोइल में एक करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर सर्किट क्लोज है, अगर परिपथ बंद है, तो उसमें करंट भी फ्लो हो जाता है, उसमें धारा भी प्रेरित हो जाती है, उसमें करंट भी फ्लो हो जाता है। लेकिन एक चीज भूल मत जाना, लेंज के नियम को, ये उन कारणों का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। ये धारा का डायरेक्शन देखिए, ये धारा इधर नीचे जा रही है और इसका जो करंट है वो ऊपर जा रहा है। बताओ इसका विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये करंट नीचे आ रहा है लेकिन ये करंट ऊपर जाता है। देखिए जरा, ये करंट येलो कलर से ये इसका अपोज कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल को लेकर, म्यूचुअल इंडक्टेंस को, अन्योन्य प्रेरण को। ठीक है जी, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। अब ये विजुअल इफेक्ट के साथ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, अब मैं इसको लिंक करूंगा आपके फॉर्मूले के साथ में, जो फॉर्मूला इधर बनाया जाएगा। ध्यान दीजिए बेटा, क्लास पे, कमेंट बॉक्स पे नहीं। क्लास समझेंगे तो ही समझ में आएगा, कमेंट पे नहीं। मैंने एक कोइल इधर लगाई है, प्राइमरी कोइल है, और इस कोइल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, फ्लक्स φ1 है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका फील्ड दिया गया वो B1 है, और आपका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है। लेकिन इसकी जरूरत अपने को अभी नहीं पड़ेगी, फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि कोई L1 है। इस पे मैंने एक बैटरी लगाई है और मैंने एक कुंजी लगाई है, और कुंजी के को मैंने चालू भी कर दिया है, जिससे सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है। ये एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट समझते हो बच्चा? प्रैक्टिकल किया होगा बोर्ड में। रियोस्टेट धारा नियंत्रक, जो चीनी मिट्टी का पात्र सा होता है, उस पर कुछ एक ऊपर सा डॉट होता है जिसको आगे पीछे खिसकाते हैं और करंट को कंट्रोल करते हैं, करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ये वही रियोस्टेट है। अब हमने क्या किया है, ये इनके बीच में कुछ दूरी है, हमने इसमें जो फ्लो करने वाला करंट है इसको इंक्रीज या डिक्रीज किया, जिसकी वजह से पास में रखी हुई सेकेंडरी कोइल, द्वितीय कुंडली में से जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड B2 है, जिसका फ्लक्स φ2 है, और जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। लेकिन इसकी भी बात अपन बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अब मैं एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, अगर इन दोनों को मैं रिलेट करूं तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि इन लोगों में से 4 और 4 8 लोग हो गए, इनमें से 2 को निकालना है, और वो 2 कौन महान लोग हैं मैं बताता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, इस कोइल में जो करंट है बच्चा, इसको मैं I1 नाम दे देता हूं और इसको मैं I2 नाम दे देता हूं, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो करंट को लेकर भी। ये जो करंट I1 जब हमने चेंज किया, शुरुआत मेरी बात को गौर करना, मैं फॉर्मूला लिखा के आगे चला जाऊंगा बच्चा, फील नहीं आएगा वो फॉर्मूला, कहीं से आप खुद भी पढ़ लोगे। ध्यान दे मेरी बात पे, रियल रीजन पता चलेगा कि यार ये अब तक अपन रट रहे थे कॉन्सेप्ट तो ये था।
अगर इस करंट I1 को चेंज करता हूं तो B1 चेंज होता है, तो φ1 चेंज होता है। φ1 चेंज होने से पास में रखी हुई सेकेंडरी कॉइल में B2 चेंज होता है, यानी φ2 चेंज होता है। सेकेंडरी कॉइल में φ2 चेंज होने की वजह से इसमें करंट I2 फ्लो होता है। तो मैं जो मुद्दे वाली बात आपसे करना चाह रहा हूं, वो है इनके रिलेशन को लेकर। आप मुझे एक बात बताओ, इसके फ्लक्स में चेंज यानी φ2 और इसमें फ्लो करने वाला करंट है I1। आपने अगर सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा है तो मैं साइड में लिख देता हूं φ समानुपाती I। क्या आपको जनरल फॉर्मूला पता है क्या? एक बार मैं इसको कॉपी करके इधर चिपका देता हूं, φ समानुपाती I। मुझे शुरुआत इधर से करनी है, लेकिन अब इन लोगों में से 4 और 1 5, 10 लोग हो गए। इन 10 में से वो 2 कौन खुशकिस्मत है? φ और I। लेकिन φ1 या φ2, I1 या I2? मैं यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है φ2 और यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है I1। सर क्यों किया आपने? सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? प्राइमरी कोइल के करंट चेंज से। अगर वो करंट चेंज नहीं होता तो आज ये φ2 नहीं होता, ये करंट I2 नहीं होता। I1 में अगर चेंज नहीं करते तो, यानी प्राइमरी कोइल का जो करंट I1 है उसके चेंज से सेकेंडरी कोइल में फ्लक्स में चेंज हुआ है। इसलिए हमने φ2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनली I1 लिखा है। मुझे इसका कमेंट चाहिए, ये मैंने क्यों लिखा, इसका जवाब तुम्हारे तक पहुंचना चाहिए। बच्चे के दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मैंने φ2 प्रोपोर्शनली I1 ही क्यों लिखा? क्योंकि प्राइमरी कोइल का करंट चेंज करने की वजह से सेकेंडरी कोइल के फ्लक्स में चेंज हुआ है। और लिंक हमें φ और I का ही करना है, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस में ये बात हम पढ़ चुके हैं, बाकी सब जाए भाड़ में। तो φ2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनली I1 है, इतना मुझे बता दो, फिर मैं कॉपी करके चिपका दूंगा पूरा। क्योंकि जिस बच्चे को सेल्फ इंडक्टेंस आता है, कल उस बच्चे ने पढ़ा होगा Li, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आज भी पढ़ लो। ये लो φ2 बराबर M I1। अगर मुझे M निकालना है, ये लो φ2 बटा I1। क्या दिक्कत है? किसी बच्चे को दिक्कत है? क्या कर रहा हूं मैं? कल L आया था, आज M आ गया। कल φI था, आज φ2 अपॉन I1। क्या चेंज? टोटल कॉपी पेस्ट तो करके दे रहा हूं मैं, टोटल कॉपी पेस्ट तो करके दे रहा हूं। यहां से इसका जो जनरल फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से अगर आप लिंक करते हो तो एज इट इज कॉपी पेस्ट है कि नहीं? और φ2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनली I1 है। इसका रीजन मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। इससे बड़ी बात मुझे इस डायग्राम में नहीं समझानी है, और ना उस कहानी का कोई मतलब है। जो मतलब था वो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। φ2 बराबर MI1 या M बराबर φ2 बटा I1। जरा बताइए फटाफट से, क्लियर है क्या? क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है बेटा? बस ये बात आपको समझनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, ये मैंने आपको इधर प्राथमिक कुंडली में धारा नियत हो, तो ये बात मैंने इधर आपको समझा दी है। पहली कंडीशन ही मैं फिर से लिख देता हूं बच्चा, φ डायरेक्ट प्रोपोर्शनली I है, तो मैं इसको φ2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनली I1 या φ2 बराबर MI1, और अगर मुझे M चाहिए तो φ2 बटा I1। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस से। बच्चा मुझे आप इसका यूनिट और डायमेंशन बताओ, जो मैंने कल आपको बताया था। यूनिट और डायमेंशन, इसका यूनिट और डायमेंशन इधर ही बता दो, बाकी बातें मैं आगे कर लूंगा। आगे लिखा हुआ भी है, लेकिन मुझे बता दो। क्या कल आपने पढ़ा था L? क्या कल आपने L पढ़ा था? तो मुझे फिर से सोल्व करने की जरूरत है क्या? अरे कल वाला याद है, जूल प्रति एम्पियर एक फॉर्मूला, जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर। अरे उसी से निकाल लो भाई, यूनिट तो वो जाए जितने बना लो। अगर तुम्हें डायमेंशन बना रही है तो मैं वो लिख देता हूँ M1 L2 T-2 और A-2। खत्म हो गया, बात खत्म। अब रट्टा मार रहे हो कि तुम समझ रहे हो, कल वाली बातें आपको याद है कि नहीं है। और मैंने एक चीज़ से प्रॉमिस आपसे किया है, बच्चा क्लास में आ गया तो सीख के जाएगा।
कम पढ़ाऊंगा, लेकिन जितना पढ़ाऊंगा उतना सॉलिड आप तक पहुंचाने का पूरा एफर्ट करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा, क्लियर करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे आप इस बात को क्लियर कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। जनरल फॉर्मूला बना दिया, यूनिट एंड डायमेंशन मैंने जनरली पूछ लिया, अभी आगे अपन लिख भी देंगे बच्चा, ठीक है। यस सर। तो देखिए ये देखिए आगे ना बात, यूनिट और इसका डायमेंशन है वो एल के डायमेंशन के सेम है, बराबर है। बहुत सारे यूनिट हमने कल बनाए थे, और वो यूनिट बच्चा ऑपरेशन करना तेरे को आना चाहिए। जो कल मैंने इतने सारे यूनिट बना के दिए थे ना, उन सबका ऑपरेशन करना तेरे को आना चाहिए, बहुत बढ़िया लेवल पे, अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ना चाहता हूं मैं अगली स्लाइड पे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, पहला बिंदु तो हो गया, दूसरा बिंदु देखिए बेटा, गौर से पढ़ना है इस लाइन को, गौर से पढ़ना। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका है, अन्योन्य प्रेरण है, कैपिटल एम है, वो प्राइमरी कोइल में फ्लो करने वाली करंट पर निर्भर नहीं करता है। सर ये तो मजाक हो गया, ये क्या था फिर? ये φ2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I1 था, ये क्या था? अरे सर ये लाइन कहीं अपने कल भी पढ़ी थी, सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन करंट है। सर जी कल हमने पढ़ा था φ बराबर LI, तो L बराबर φ बटा I, और सर कल भी हमने इस पे बहस किया था, क्या कि करंट को दुगना करेंगे तो फ्लक्स भी दुगना हो जाएगा φ। तो हमने कहा था कि L डज नॉट डिपेंड्स ऑन करंट है, आज भी ऐसा ही है। अरे भाई तो उसी का है, इसे कंपैरिजन करना कहते हैं। और ये मेथड अगर आप अपनी स्टडी में अप्लाई कर रहे हैं कंपैरिजन करके याद करने का, तो बच्चा आप अपनी मेमोरी बचा रहे हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस क्लियर कर रहे हैं, आप अपना डाउट कम कर रहे हैं, आप अपना कंफ्यूजन कम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, प्राइमरी कोइल के करंट पर निर्भर नहीं करता, यह है परिपथ के निकाय के लिए गए एक नियतांक के बराबर होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक कांस्टेंट है जो करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद एक क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि φ2 बराबर m I1 है, तो m बराबर φ2 बटा I1। बताइए जरा, बताइए जरा कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ ये आपको पॉइंट आउट देखने की जरूरत पड़ रही है, बताइए जरा, गौर से देखिए एक बार। ये दूसरा पॉइंट आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ठीक है, दूसरा पॉइंट आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्लियर है? कॉपी पेस्ट है सर? बिल्कुल बेटा कॉपी पेस्ट है, आप कमेंट रिपीट ना करें, क्लास पे ध्यान दे बच्चा। आगे बढ़ना चाहूंगा, पहला फॉर्मूला सभी बच्चों को याद है और मैं इधर रिपीट भी कर देता हूं बच्चा, φ2 बराबर MI1, पहला फॉर्मूला। लेकिन मैं अब जो नया फॉर्मूला लेने जा रहा हूं, और वो फॉर्मूला पहले मैं कल वाला लिख देता हूं, कल वाला लिखूं बच्चा, इधर लिख देता हूं, E बराबर माइनस का L DI/dt। क्या बच्चा याद है कंपैरिजन के साथ में? बच्चे आपको डिराइव करके देने का कोई फायदा है? वैसे मैंने कल प्रूव करके दिया था, मैंने इसको अप्लाई करके दिया था, लेकिन आज मैं उस पर टाइम वेस्ट करूं, क्या कोई फायदा रहेगा? कोई चीज नहीं है, अपने को इससे कंपेयर करके फॉर्मूला बना देना है। लेकिन सर ये जो फॉर्मूला है और जो हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं उसमें तो बहुत बड़ी दिक्कत है। कैसे? आप मुझे एक चीज बताइए, मैं E बराबर लिख देता हूं बच्चा, L को तो लिखूंगा नहीं, मैं DI/dt लिख देता हूं। तो पहला कंपैरिजन तो मैं उस फॉर्मूले में L की जगह क्या करूं, M करूं। भाई कोई बच्चे को ऐतराज हो तो बता देना, कोई नाराज चल रहा हो मेरे से कि सर आपने L को M क्यों लिखा। बेटा हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं इधर, तो L की जगह हमने क्या लिख दिया है, M लिख दिया है। मुद्दे वाली बात है, कोई नाराज नहीं होना। बिल्कुल सर। अब आप मुझे बताओ, ये आपका प्राइमरी कोइल का EMF लेना, भाई इंड्यूस्ड EMF किस में हुआ है? सवाल मेरा, जवाब आपका। इंड्यूस्ड EMF किस में आया है, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? बताना जरा। सर सेकेंडरी कोइल में। करंट किस में आया था इंड्यूस्ड? सेकेंडरी में। लेकिन करंट में चेंज किस में किया था, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? सोचना जरा, जवाब चाहिए मुझे। ठीक है, यानी इंड्यूस्ड EMF आएगा आपका E2 और करंट में चेंज कर रहे थे प्राइमरी में, तो E2 बराबर माइनस का M, माइनस लगा देता हूं मैं, वहां पर भी आएगा इधर भी आएगा, DI/dt। तो ये I1 E2 E1 ये चीजें रटनी नहीं है, ये जवाब तुम्हारे कॉन्सेप्ट से तुम्हारे को मिलना चाहिए कि मैंने E2 बराबर माइनस का M DI/dt क्यों लिखा। आपने बच्चा ये चेंज किस में किया है, आपने चेंज I1 में किया है। I2 तो बच्चा इंड्यूस्ड करंट है, I2 तो क्या है, इंड्यूस्ड करंट है। तो ये बात समझ में आ रही है आपको? प्राइमरी देखो,
प्राइमरी जो करंट है ना उसको टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं, न कि सेकेंडरी। भाई सेकेंडरी कॉइल में तो इंड्यूस्ड करंट है। तो बच्चा E2 बराबर माइनस का M di1 अपॉन dt सही लिखा, समझ में आ रहा बेटा? क्लियर है बेटा? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में टोटल कॉपी पेस्ट। कल वाला फॉर्मूला भी क्लियर कर लिया, आज वाला फॉर्मूला भी क्लियर कर लिया। कल में भी हमने इसका फॉर्मूला लिखा था फाई बराबर Li, फुल कंपैरिजन के साथ में। याद हो रहा है? उम्मीद यही करता हूं मैं कि आप क्लास में क्लियर कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे बच्चा। ठीक है, हाँ जी। अब आगे चले थोड़ा सा बच्चा, थोड़ा सा आगे चले। लाइक पे थोड़ी कंजूसी कोई बात नहीं, चलेगा। कोई बात नहीं, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। श्वेत प्रेरकत्व के पदों में L1 व L2 क्या बात कर रहे हैं? मतलब अपन इन टर्म्स ऑफ देयर सेल्फ इंडक्टेंस, यानी दो चुंबकीय युग्मित कुंडलियां हैं, दो कोयल है जी, कोई भी दो कोयल। जैसे मैंने एक कोयल इधर ले लिया बच्चा, ये आपका L1 है, इधर कोई दूसरा कोयल ले लिया बच्चा, और ये कोयल है आपका L2। ये दो कोयल आपके पास L1 और L2। इन दोनों कोयल को अपन युग्मित करते हैं, और फिर अब भाई दो कोयल है तो इनका कहीं ना कहीं म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट भी आएगा, युग्मन गुणांक स्प्रिंग कांस्टेंट के रूप में। तो एक छोटा सा रिलेशन बन जाता है बच्चा। कई बार वो रिलेशन का फॉर्मूला पूछ लेता है और कई बार उसका न्यूमेरिकल आ जाता है। यानी सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और आपका जो कांस्टेंट आता है युग्मन गुणांक, उसको लेकर एक रिलेशन आ जाता है। और वो रिलेशन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चा तो वो हो जाएगा m बराबर k, और अंडरवुड में दोनों आ जाएंगे मल्टीप्लाई में आपका m बराबर k L1 और L2। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है इधर म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन। के आपका यहाँ पे युग्मन गुणांक है, के क्या बच्चा यहाँ पे युग्मन गुणांक है। कपलिंग फैक्टर इसको कह सकते हैं, युग्मन गुणांक कह सकते हैं, कपलिंग फैक्टर कहलाता है के, कांस्टेंट है युग्मन गुणांक कपलिंग फैक्टर। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये एक कोयल के लिए L1 है, एक के लिए L2 है, तो अंडरवुड में L1 L2 आ जाएगा, और के आपका कपलिंग फैक्टर यानी युग्मन गुणांक है। कि आपका कपलिंग फैक्टर है, युग्मन गुणांक है। एक अच्छा बेहतरीन रिलेशन, एक अच्छा बेहतरीन फॉर्मूला हमने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है। ठीक है, यस सर। कि आपका युग्मन गुणांक है, कपलिंग फैक्टर है, युग्मन गुणांक। आज ठंडी बहुत ज्यादा है भैया, हमारे हाथ भी काम नहीं कर रहे आज, पता आपको। युग्मन गुणांक के आपका, ठीक है। इसका वैल्यू बच्चा 0 और के, और ये आपका एक 0 या 0 1 या 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, 0 या 1 या उनके बीच में, ये कंडीशन आपको पाई जाएगी। इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और उनके बीच में भी हो सकता है। कोई पूछ ले मतलब कपलिंग फैक्टर का वैल्यू कितना हो सकता है, बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर केस है, लेकिन फिर भी अपन लिख लें अपनी जान पहचान के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, तो अपना काम हो सकता है। ठीक है, हाँ। तो 0 और 1 के बीच में होगा, 0 भी हो सकता है, देख रहे होंगे आप, और 1 भी हो सकता है, और इनके बीच में भी पॉसिबल है। ठीक है बच्चा, क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे आता है। अपन कुछ डिपेंडेंसी को लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है, यस, हाँ, अपन डिपेंडेंसी को लेकर बात कर रहे हैं। एम डिपेंड करता है, किस किस पे डिपेंड करता है? एम कौन है सर? अरे एम आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अन्य प्रेरण है भाई, डिपेंड करता है ये। अरे भाई करता है। देखिए किस किस पे इसकी डिपेंडेंसी है। पहली बात तो एक बात मुझे बताओ, अगर ये प्राइमरी कोइल में एक टर्न्स है, 2 इतना सा है, और एक प्राइमरी कोइल में इतने सारे टर्न्स है, एक सेकेंडरी कोइल में इतने से टर्न है, और एक सेकेंडरी कोइल में इतने सारे टर्न्स हैं, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल के फेरों की संख्या पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट है फेरों की संख्या, घेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, जो चाहे प्राइमरी के लिए हो चाहे सेकेंडरी के लिए हो। प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल के दोनों के जो नंबर ऑफ टर्न्स है उन पे डिपेंड करता है। सर ठंडी है, अगर हम बोलते हैं तो आवाज़, अगर हम बोलते हैं तो आवाज़ ज़्यादा फास्ट सुनाई देता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो मेरी हेल्थ में बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। मैं 2-3 दिन से मेरे डॉक्टर ने बोला कि देखो, मैंने पहले 4 दिन मेडिसिन लिया और मेडिसिन बहुत ज़्यादा थी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। फिर मैंने कहा सर नहीं हो रहा है, तो बोला आप अपना वॉइस को कम करिए,
ये मेडिसिन चेंज कर दिया पूरा, अब मेडिसिन दूसरी चल रही है और वो इसको कम करिए फिर इंप्रूवमेंट होगा। अब मैं देख रहा हूँ पिछले 2 दिन से थोड़ा सा रिलीफ है, गला दर्द कम कर रहा, पहले बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाता था लास्ट में जाते जाते 1 घंटे में। तो अब आता है आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आपका, दूसरा पॉइंट क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस पे, L1 L2 पे। सर कैसे डिपेंड करता है, अभी अभी मैंने इनका एक रिलेशन रिलेट किया था जो मैं आप तक फिर से पहुंचाना चाहता हूं और मैं याद करवा देना चाहता हूं और मैं लिख देना चाहता हूं। M बराबर के कपलिंग फैक्टर युग्मन गुणांक जिसका वैल्यू 0 या 1 या उनके बीच में हो सकता है, और आपका सेल्फ इंडक्टेंस दोनों कोयल के लिए L1 L2 है। तो बच्चा M L1 L2 यानी सेल्फ इंडक्टेंस पर भी डिपेंड करता है। ये बात आप तक पहुंची होगी दूसरे बिंदु के रूप में, पहला नंबर ऑफ टर्न्स के रूप में, दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के डिपेंडेंसी को लेकर। तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट आता है, और तीसरा पॉइंट आता है बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सर ये बात कुछ जमी नहीं हमारे, मैं बताता हूँ आपको बच्चा। अगर आपकी ये कोयल है बच्चा, एक देखना एक कोयल, ये कोयल है ना, एक कोयल ये है। अब इससे कितनी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेगी, 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 3 गुजर गई। और एक दूसरा देखना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखना कोयल का, इससे कितना सारा फ्लक्स गुजरेगा, बहुत सारा। सर ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यस, तो इसका एरिया मान लो A कम है, A1 है, और ये एरिया A2 है। अगर एरिया अब हम कह सकते हैं कि A1 लेस देन A2 है, तो एरिया के हिसाब से क्या चेंज होगा, उसमें फ्लक्स में चेंज होगा। और फ्लक्स में चेंज होगा तो आपको पता ही है क्या क्या लिखा था मैंने अभी, φ2 बराबर M I1, यानी M बराबर φ2 बटा I1। तो φ2 लिंक करेगा ना, और φ2 किसके साथ लिंक करेगा, एरिया के साथ लिंक करेगा, क्षेत्रफल के साथ लिंक करेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, तीसरा पॉइंट क्लियर। क्या कहती है मेरी आर्मी, दोनों बिंदु क्लियर है क्या, मजा आ जाएगा। दोनों बिंदु क्लियर हैं, मजा आ जाएगा। क्या बात है, दिल की बात बोल दी बच्चे ने। देखो अब आता बच्चा एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, यार क्या मस्त एग्जाम्पल है बच्चा, फोड़ो रहे इसको यार। सेम एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा सवाल को पूछने का। देखना जरा, दी गई स्थितियों में इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ। इंड्यूस्ड करंट क्या कहता है, उसका डायरेक्शन, बेटा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है। यहाँ पे बेटा WRT का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, OB का मतलब है ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक, ठीक है। ये आपका जो करंट है, इफ WRT यहाँ पे रोटेशन विद रेस्पेक्ट में रोटेशन के सापेक्ष आ रहा है, ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है I, ठीक है, I करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये चीज नीचे लिखा हुआ बच्चा। और ये ऑब्जर्वर यानी आंख देखने का है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, अपने को इसकी जरूरत ही नहीं है, ऑब्जर्वर की जरूरत नहीं, इधर कहीं ऑब्जर्वर नहीं है बेटा। इसमें कोई करंट इंड्यूस्ड होगा या नहीं, या क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, आप इसमें पॉइंट डाल सकते हैं। पहला पॉइंट आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा करंट I का वैल्यू 0। बस ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं, और आपको इतना अच्छे से मैंने इसका कंसेप्ट दिया हुआ है कि मज़ा आ जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, अगर अपन इसमें करंट फ्लो करेंगे और ये जो करंट I है, अगर अपन इसको चेंज कर रहे हैं समय के सापेक्ष में, समय के साथ में इसको अगर बदल रहे हैं, करंट देखो I, बच्चा ये क्या लिखा हुआ है, सर कहाँ लिखा हुआ I चेंज हो रहा है, जरा गौर से देखिए। मैंने I के साथ में क्या लिखा बच्चा, गौर से देखना, I मैंने चेंज किया है, I को मैंने इंक्रीज किया है, धारा को मैंने बढ़ाया है यहाँ पे। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं करंट को इंक्रीज करता हूँ, यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी, शायद वो इधर लिखी नहीं है, सर ने मिस कर दी है। करंट अगर इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज होगा तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, तो पास में रखी हुई कोयल में इंड्यूस्ड EMF होगा। इंड्यूस्ड EMF, सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट आएगा, और करंट ऐसा होगा कि इसका विरोध करें। अगर धारा ऊपर जा रही है तो इधर धारा नीचे जानी चाहिए ताकि वो इसका अपोज कर सके। और ये जो धारा होती है वो कैसे होती है बच्चा, ये तो मैंने गलत लिख दिया, ऐसे गलत बना दिया भाई, होए होए, अरे भाई हट जा, ताऊ पाछन है। ये ऊपर की तरफ चला गया, ये N बनाओ बच्चा, और N का मतलब देखो एरो, समझ में आया, N का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज N का मतलब।
जरा गौर से इधर आना बच्चा। अपन क्या कर रहे हैं भाई, ये जो आपके पास ये क्या नजर आ रहा है, देखो इसमें करंट को नहीं दिखा, इसने इधर वेलोसिटी दिखा दिया, ये बड़ी अच्छी बात है। ये बेटा एक आयताकार लूप है, इसको इधर दूर लेके जा रहे हैं, इसमें करंट आई है, तो इसमें भाई मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब इसको दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कैसा होना चाहिए, जरा गौर से देखना। फिर से इसका अपोज करेगा, फिर से इसका विरोध करेगा, और विरोध करेगा मतलब इसमें भी करंट कैसा हो जाएगा बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसमें दूर जा रहा है, इसमें करंट को बढ़ाया जा रहा है। ये मान लो आप, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर बेटा? ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। क्लियर है बेटा? आगे चलें। पहला पॉइंट आपका क्लियर है, दूसरा पॉइंट आपका क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़े, अगला सा पॉइंट आपका, अगले पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चा, एक एग्जाम्पल आपके साथ में हो रहा है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अब इस सवाल के बारे में बात करूंगा, मजा आ जाएगा। अभी तो कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं बच्चे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। यस, जल्दी करो तुम फटाफट, आज एंड गेम करेंगे इसका। देखिए जरा ध्यान से सवाल को समझिए। निम्न कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता है तो किस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा? बेटा यहाँ पे किस में विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा? ताम्र का कोई कोयल है, तांबे का, आपका वुडन का कोई कोयल है, आयरन का कोई कोयल है, या इनमें से कोई नहीं। किसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा? किसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा? जरा गौर से देखो बेटा, गौर से देखो, किसमें नहीं आएगा? यार कमेंट में आंसर नहीं मिल रहा, क्या बात है, आर्मी कहाँ रह रही है? हैं? बहुत बढ़िया। क्या हो गया, कौन ब्लॉक करे, क्या हो गया? अच्छा चलो बेटा, ओके ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपकी आवाज़ को हमने बहुत ऊपर उठा दिया, इतना ऊपर उठा दिया, हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। चलो जी, बी ऑप्शन आ रहा है, बहुत अच्छे बेटा। वुडन कोयल का कोई मतलब ही नहीं है भैया। अरे वुडन कोयल में फ्लक्स इंड्यूस्ड कहां से होगा यार, मजाक चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है इधर, है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन बी आपका है, उसमें ईएमएफ नहीं आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। चलो आगे बात करते हैं। आगे एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है बच्चा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चालक छड़ की एक समान रेखीय गति के कारण, किसी रोड के कारण अगर उसको ऐसे लीनियर मोशन करवा दें वेलोसिटी के साथ में, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। कितने बच्चों को याद है, कमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा? यस सर, याद है, लिख दें, ये ट्रिक पता है। मैं बलवीर, BLV, तो पहले मैं ईएमएफ लिखूंगा बच्चा, फिर मैं बलवीर लिखूंगा। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें तो ई बराबर होता है बेटा, देखो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा आई, मैं इसको आई को मैंने एल लिख दिया, मैं इसको आई लिखना है मुझे, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई और ये आपका एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो इसका वेक्टर फॉर्म है। लेकिन थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। BLV साइन थीटा, ये इसका होता है उत्पन्न विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। बेटा बोर्ड का 3 नंबर का डेरिवेशन है, मैं केवल फॉर्मूले की बात करूंगा, कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो सॉल्व कर लेंगे। अगर वो सर्किट क्लोज बना दें तो इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो करंट का फॉर्मूला होगा बेटा I इक्वल टू क्या होता है बच्चा, E/R, और आपको E का वैल्यू क्या है, बलवीर। तो मैं इसको साइन थीटा को हटा रहा हूँ, केवल BLV लिख रहा हूँ। तो बच्चा एक ट्रिक बन गया क्या? वो क्या ट्रिक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुछ लिख दूं मैं साइड में इधर, मैं थोड़ी देर के लिए बच्चा बलवीर बन जाओ, थोड़ी देर के लिए, बालवीर नहीं बलवीर, मैं बलवीर। आई यानी मैं BLVR, मैं बलवीर, मैं बलवीर। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा BLV साइन थीटा या BLV थीटा 90 वाला कॉन्सेप्ट में नहीं लिखूंगा इधर, बच्चे नहीं है, बड़े हो गए अभी, ठीक है। लेकिन करंट कोई पूछ ले तो मैं बलवीर, I बराबर BLV/R, मैं बलवीर। क्लास का टाइम बच्चा, क्लास 10 बजे स्टार्ट होती है बेटा, डेली 10 बजे, मंडे टू सैटरडे, ठीक है, 10 बजे, ठीक है।
डेली 10 बजे होती है बच्चा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? आगे चलें आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अच्छा, और अब ये जो आपका इंड्यूस्ड करंट है भैया, इसकी दिशा कौन निकालेगा गुरुजी? करंट तो आ गया, इसका डायरेक्शन कौन निकालेगा? आपको पता ही है। हाँ, हिट करो, ये वाला कॉन्सेप्ट है, उड़ा दो, है ना, फटाक से फोड़ दो इसको। ये देखो, ये FBI का रूल है ना, ये इधर इसको हम F लिखते हैं, इसको इधर हम B लिखते हैं, इधर इसको हम I लिखते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि फ्लेमिंग का जो राइट हैंड थंब रूल है, ये बेटा इंड्यूस्ड करंट के लिए है। बेटा मैंने एक चीज पीछे बताई थी, शायद अच्छा वो चीज आपने भी पढ़ी नहीं है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे, है ना। जहां पे करंट फ्लो किया जाएगा वो होगा लेफ्ट हैंड थंब रूल, एक्चुअल करंट फ्लो करने पे लेफ्ट हैंड थंब रूल, और ये इंड्यूस्ड करंट है तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल। इस तरीके से ये लगाएंगे अपन इसमें, ये राइट हैंड फ्लेमिंग के लिए और ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड फ्लेमिंग का, ये लेफ्ट हैंड पीछे पढ़ेंगे, एक चैप्टर हमने अभी पढ़ा नहीं है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम पढ़ रहे हैं इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड के लिए राइट हैंड, और एक्चुअल करंट फ्लो करेंगे उसके लिए लेफ्ट हैंड की बात इधर करेंगे। तो बेटा FBI, सर F क्यों लिख रहे हो आप इधर? मैं बताता हूं आपको, समझिए जरा मेरी बात को ध्यान से। ये V वेलोसिटी दिखाया जा रहा है, ये V बता क्या? वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी किधर होगा? जिधर बल लगाएंगे। वेलोसिटी किधर होगा? जिधर बल लगाएंगे। तो मैंने आपको FBI का कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी याद हो जाता है, इसलिए मैंने F, B और I बोला है। यानी राइट हैंड थंब रूल में अगर यहाँ पे आपका थंब है, ये तर्जनी अंगुली आ गया, ठीक है, कॉर्नर फिंगर जो है, और ये आपका मिडिल फिंगर आ गया, तो ये आपका F, अगर ये अंगूठा बल की दिशा में, वेग की दिशा में हो, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो मिडिल फिंगर, मध्यमा अंगुली इंड्यूस्ड करंट को बताएगी। और हमें तो इसी से मतलब है, हमें तो इंड्यूस्ड करंट निकालना है। जब इसकी जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन की, तो हम डायरेक्शन जरूर निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे बच्चा? डायरेक्शन निकालेंगे जरूर इसका, ठीक है। चलो अगर मैं इसको बताऊं बच्चा, देखो मैं क्या बताऊं आपको, यहां बता देता हूं एक डायग्राम, ठीक है बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जरा देखना, और ये कोई रोड है, एक चालक छड़ है, इसका इधर वेग V है, यानी बल F लग रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड B है, B वेक्टर अंदर की ओर तल के लंबवत। क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनसाइड। तो बताओ इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, डाउनवर्ड, या इसको इधर गति करवाने पे अपवर्ड, डाउनवर्ड, या किधर होगा? जल्दी बताओ। फादर, मदर और चाइल्ड जल्दी बताओ बच्चा। जल्दी बताओ बच्चा। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो सीधी सी बात है, FBI लगा के देखो राइट हैंड थंब रूल में FBI। पहले F देखो बेटा, थंब F, B और I। B अंदर की तरफ है, अंगूठा इस तरफ है, देखना बेटा, अंगूठा बल की तरफ लगाओ, तो ऐसे अंगूठा ऊपर है, चलो मैं अंगूठे को घुमा देता हूं, ये अंगूठा बल की तरफ इधर हो गया थंब, और ये मिडिल फिंगर B, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, थंब ऊपर की ओर। ये मिडिल फिंगर कहाँ है? मिडिल फिंगर कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, यानी करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा बच्चा? ऊपर की तरफ। एक एग्जांपल मैंने बता दिया है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, फ्लो जो होगा इंड्यूस्ड करंट वो ऊपर की तरफ। ये रूल आपको यूज करना है, अपने को कौन सा डायग्राम बनाना है, उधर बोर्ड में डायग्राम थोड़ी ना अपन दे रहे हैं, एकदम बोर्ड का थोड़ी ना दे रहे हैं, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड नहीं आएगा बच्चा डाउनवर्ड। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता, अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता तो हम कहते आपका F यानी इधर और B यानी बाहर। ये देखिए आपका F इधर और ये B बाहर की तरफ, तो ये मिडिल फिंगर कहाँ है? डाउन। ये F इधर, और मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर होता आउटवर्ड, ये देखो ये फिंगर जो आपका है बाहर की तरफ है, तो मिडिल फिंगर कहाँ है? डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ। तो करंट नीचे की तरफ आता, जिसकी बात अपन अभी कर रहे हैं। तर्जनी अंगुली बता रही है आपका मैग्नेटिक फील्ड को, थंब अंगूठा बता रहा है आपको मोशन यानी फोर्स को। मैं फोर्स से याद कराऊंगा आपको इसको। और ये आपका जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड EMF,
या इंड्यूस्ड करंट को बताएगा, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभव या धारा की दिशा को बताएगा। अपन करंट की बात ही करेंगे क्योंकि अपना लॉजिक करंट से ही लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर, ओए गुरुजी इनसे सवाल आया था एक बेहतरीन वाला, अरे उस सवाल की बात भी करूंगा, थोड़ा सब्र तो रखो, तुम पैसेंस तो रखो। ट्रांसफार्मर क्या है जरा गौर से देखिए, बेसिक चीज बताऊंगा ट्रांसफार्मर के बारे में, ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा, थोड़ा टाइम भी अपने पास कम है। सबसे पहला सवाल जो एग्जाम में आया है, पूछा गया है, ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि इसमें दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, यानी दो कॉइल, एक प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे वर्क करने वाली है जी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अगर अपन आगे बढ़ते हैं, आपका ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की युक्ति है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करेगा, पहला पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट क्या है, ये केवल एसी सप्लाई में ही प्रयुक्त होता है, डीसी के लिए इसका यूज नहीं होता है। ट्रांसफार्मर ओनली फॉर ओनली एसी के लिए, डीसी के लिए ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता है। क्या याद हुआ दूसरा सवाल? दूसरा सवाल याद हुआ? डीसी के लिए इसका यूज नहीं किया जाता, एसी के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी, अब आता बेटा दो प्रकार के ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप, एक स्टेप डाउन। बेटा स्टेप अप का मतलब होता है, मैं एक ही तरीका बताता हूं इसका, स्टेप अप का मतलब होगा सेकेंडरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कोइल से ज्यादा होंगे, सेकेंडरी कोइल में पोटेंशियल प्राइमरी कोइल के पोटेंशियल से ज्यादा होंगे। ये लॉजिक आपको पहचानना है, बस बात खत्म है। सेकेंडरी कोइल में वोल्टेज ज्यादा होंगे, सेकेंडरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। ये आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई यानी बढ़ाने वाला। सेकेंडरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे और उसका पोटेंशियल भी सेकेंडरी कोइल में ज्यादा होगा। ठीक है, यस, पहला क्लियर। इतना ज्यादा आपको डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं, जो सवाल बनेगा वो देखना। अब आता है बच्चा अपचाई, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन मतलब कम हो गया, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्राइमरी, तो प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा होगा, सेकेंडरी में कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी से ज्यादा थे। मैं क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स क्यों नहीं लिखा है? क्यों नहीं लिखा नंबर ऑफ टर्न्स? अपने आप को दोष क्यों नहीं दे रहा मैं? नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा होंगे सेकेंडरी से, देख लो जरा गौर से। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए तो सेकेंडरी में आपका पोटेंशियल भी कम हो गया, यानी वोल्टेज घट गया, क्योंकि फेरों की संख्या कम है तो वोल्टेज घट जाएगा, स्टेप डाउन हो गया। अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो स्टेप अप हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, यस सर। अरे बच्चा रुक जा रुक जा, वो सवाल ढूंढ रहा है तो मिल गया मिल गया सर, ये सवाल मिल गया हमारे को। बच्चा मेरी दिल की धड़कनें तुम कब से सुनने लगे भाई? हैं? तो फिर मेरे को जब दर्द होता है गले में, जब मैं बोलता हूँ तो वो दर्द भी महसूस होता है क्या? ये मतलब दिल की धड़कनें तुम सुनते हो? हैं? कभी मेरे दर्द को भी महसूस कर लिया करो। नो चेंज इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में किसको नहीं बदला जा सकता? ट्रांसफार्मर में किसको नहीं बदला जा सकता, बताइए जरा। यस, ट्रांसफार्मर में किसको नहीं बदला जा सकता? ये सवाल एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, नो चेंज। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है ट्रांसफार्मर में, आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ट्रांसफार्मर में वो कौन सी क्वांटिटी है जो जो चेंज नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी हमारा जवाब होगा। अगला सवाल, इसको बनाने के लिए किसका यूज होता है? इसको बनाने के लिए बेटा कमेंट करना जरा, ट्रांसफार्मर में जो प्लेटें लगी होती है वो किसकी होती है? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जल्दी से जवाब कमेंट में भर दो, स्पैम कर दो। सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन यानी नर्म लोहा। मेरी राइटिंग बहुत गंदा है, मुझे खुद देख के रोना आता है। नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन का यूज होता है बहुत बेहतरीन लेवल पे। बताइए जरा, याद हो रहा है बेटा? एक एक सवाल क्लियर करा रहा हूं, एक स्क्रीन पे एक एक सवाल लिख रहा हूं मैं। यस, एक एक सवाल लिख रहा हूं स्क्रीन पे।
अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और वो बड़ा इजी फॉर्मूला, बड़ा मस्त फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ पे एन एस बटा एन पी वी एस बटा वी पी, बस एक चीज लिखूंगा जो चेंज होगी, ओए होए करंट चेंज है गुरुजी। इन दोनों में सेकेंडरी ऊपर है तो करंट में प्राइमरी ऊपर आएगा। इन रिलेशन को लेकर न्यूमेरिकल बनते हैं। कभी इन दोनों को मिला के एक न्यूमेरिकल पूछ लेगा, ये 2 दे देगा, ये 1 दे देगा, ये 1 पूछ लेगा, ये 2 दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। कभी इन दोनों का रिलेशन आ जाएगा, इन दोनों का, या कभी इन दोनों का रिलेशन आ जाएगा। इसके 3-4 फॉर्मूले बना के न्यूमेरिकल बनते हैं। आप याद रखें, एन एस बटा एन पी बराबर वी एस बटा वी पी बराबर आई पी बटा आई एस, आई पी बटा आई एस, यानी उसमें पी ऊपर आएगा। ये बात आपको याद में रखनी है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी याद हो रहा है सर, बहुत बढ़िया। यस, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम कम है अपने पास। ट्रांसफार्मर में कोई भी यांत्रिक ऊर्जा की हानि नहीं होती है। ट्रांसफार्मर में कोई भी मैकेनिकल एनर्जी का जो है लॉस नहीं होता। हाँ, हीट के रूप में एनर्जी लॉस होता है तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला जाता है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा जो कि टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ट है ये, ऊर्जा संरक्षण पे। तो यांत्रिक ऊर्जा की हानि नहीं होती है, पहला पॉइंट ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसमें जो हानि होती है वो किस किस प्रकार की हानियां हो सकती है। लेकिन मैकेनिकल तो टोटल रहेगा, मैकेनिकल जो एनर्जी वो टोटल है, उसको हीट में बदल दिया गया, लेकिन है तो वो एनर्जी, टोटल करेंगे वापस आ जाएगा। बेटा, कॉपर लॉस क्या होता है, तांबरिक हानि क्या होता है, छोटी सी बात बताऊंगा। जो कोयल होती है ना, कुंडलियां होती है ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी और सेकेंडरी में, उसमें जो प्रतिरोध होता है उसके कारण थोड़ी सी हानि हो जाती है। और इस हानि को कम करने के, जनरल चीज बता रहा हूं, बेसिक चीज, इस हानि को कम करने के लिए मोटे तार प्रयोग में लेंगे, ताकि तार मोटा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, प्रतिरोध कम होगा, आसानी से करंट फ्लो कर जाएगा, तो लॉस कम से कम होगा, हानि कम से कम होगी। यानी तांबरिक हानि को कम करने का, जो कॉपर लॉस है उसको कम करने का एक ही तरीका है, मोटे तांबे के तारों का प्रयोग करो, मोटे तारों की कुंडलियां बनाओ, है ना। बस ये आपका जो कॉपर लॉस है उसको समझने का मेथड है, ठीक है। यस सर, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। ये लपेट देते हैं एक को, इसको कमेंट भरने वाले को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चा एडी करंट। भंवर धाराएं क्या होती है बेटा? भंवर धाराएं फ्लक्स में चेंज का अपोज करती है, विरोध करती है, और उसकी वजह से बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है, उसे एडी करंट कहते हैं। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र में चेंज होता है उसका विरोध करने के कारण वहां पे एडी करंट के रूप में एनर्जी लॉस होता है। और इसको कम करने के लिए वार्निश लगाते हैं, पंखे में वार्निश देते हैं ना, पंखे की बंधाई होती है, पंखा जल जाता है तो वार्निश। जैसे बड़ा ट्रांसफार्मर होता है उसमें बहुत सारा ऑयल भरा होता है अंदर, कहते हैं ना कि ट्रांसफार्मर जल गया, उसमें ऑयल ही नहीं था इसलिए, तो वो वार्निश बोल देते हैं, उसको ऑयल बोल देते हैं, जो उन प्लेटों के बीच में भरा होता है, ताकि भंवर धाराओं को कम किया जा सके, एडी करंट को कम से कम किया जा सके, ठीक है। यस सर। इसके यूजेज में बेटा, पावर स्टेशन में अब कैसे यूज करेंगे, इससे अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस पर टाइम लगाने का फायदा नहीं है। रेडियो में इसका यूज होता है, टेलीविजन में इसका यूज होता है, टेलीग्राफ में इसका यूज होता है। इसके कुछ यूजेज है, उपयोग है, जो जनरल आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। बहुत खतरनाक कोई सवाल इधर से नहीं बनने वाला, ठीक है। यस, ओके ओके। चलो एक सवाल है बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी जो मैंने फॉर्मूला दिया था ना, ये सवाल आपका होमवर्क क्वेश्चन है, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी जो फॉर्मूला दिया था उसी से सॉल्व करना फटाफट से, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी रुक जाओ। लेकिन ये सवाल बीच में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट तुम ले लो, इसका स्क्रीनशॉट तुम ले लो। ट्रांसफार्मर जल जाता है बच्चा, उसमें जो ऑयल होता है ना वो खत्म हो जाता है, ऑयल खत्म हो जाता है तो बहुत सारे एडी करंट की वजह से ट्रांसफार्मर गर्म होके फट जाता है या जल जाता है, अगर ऑयल कम हो जाता है तो, ठीक है। ये बात समझे, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। अब देखो विद्युत मोटर, सर ये क्यों लिखा आपने, क्योंकि बच्चा इसका एक सवाल है। क्या सवाल है? विद्युत मोटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का एक सवाल तो ये पूछा गया है इसका, ठीक है। डायरेक्ट बता रहा हूं, कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में, धारा देंगे ना तो पानी बाहर आएगा कुएं से, बोरवेल से, तो करंट दिया और पानी बाहर आया, यानी मैकेनिकल वर्क हो गया यांत्रिक ऊर्जा में। दूसरा, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था, निम्न में से कौन सी राशि है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क नहीं करती है? ये सवाल मैंने बच्चों को खुद प्रैक्टिस करवाया, शायद प्लस पे करवाया, देखना याद होगा, किसी अगर कोई प्लस का बच्चा तो
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य नहीं करती है। ये इंडक्शन के फॉर्मेशन पे वर्क नहीं करती है। बहुत बड़ी राज की बात है। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर डज नॉट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। अन्योन्य प्रेरण, स्व प्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है, यस। आगे बढ़े। उसके बाद में जनरेटर आपको दे रखा है। भाई जनरेटर क्या करते हैं, शादी ब्याह में लेके आते हैं, क्या करते हैं, उसमें विद्युत जो एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, उससे विद्युत बनाई जाती है, धारा बना दी जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और लास्ट में लिखा बेटा, हाँ, ये किसके सिद्धांत पे वर्क करता है, ये करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण से धारा उत्पन्न की जाती है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इधर से इस सवाल का, और इस सवाल का मुझे होमवर्क क्वेश्चन है फटाफट, मेरे जस्ट बाद में मुकेश सर की क्लास है। आपका जो पार्ट 2 है, रिलेशन का पार्ट 2 है, कल रिलेशन पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में आज रिलेशन बहुत बढ़िया, हो सकता है आज आपका रिलेशन सेट हो जाए। तो इसलिए सारे बच्चे क्लास में पहुंच जाना। थैंक यू सो मच। ये स्क्रीनशॉट ले लो। मैथ्स की क्लास करने के बाद जैसे टाइम मिले तो इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बच्चा लाइक बटन पे कंजूसी है, दबा के उसको पूरा कर देना अगर पॉसिबल हो तो।